इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने प्रीवियस वीडियो देख लिया है जिसके अंदर हमने द लास्ट लेसन इस चैप्टर के कंप्लीट एनालिसिस किया है और साथ ही साथ इस चैप्टर में से वो कौन से कंसेप्ट है जिनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या फिर ऐसे आ सकता है, इस तरह का कंप्लीट एनालिसिस हमने प्रीवियस वीडियो में किया है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप वो प्रीवियस वीडियो कंप्लीटली देख लीजिए और उसके बाद हम इस वीडियो में क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करते हैं जो इस चैप्टर के कंप्लीशन के बाद पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है ये जो चैप्टर है ये कंप्लीटली इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जो इस कहानी के अंदर पीपल है, जो लोग हैं, उन्हें सडनली, उन्हें अचानक से रियलाइज होता है, उन्हें अचानक से ऐसे समझ में आता है कि उनकी जो लैंग्वेज है वो उनके लिए कितनी प्रीशियस है, उनके लिए वो कितनी महत्वपूर्ण है। व्हाट शोज यू दिस? तो हमें ये किस कथनों से या किस चीज से हमें पता चलता है? व्हाई डज दिस हैपन? तो यहाँ पे इस आंसर के दो पार्ट्स है। पहला पार्ट है कि हमें ये कहां से पता चलता है और दूसरा, व्हाई डज दिस हैपन, ये ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, मैं आपको ये जो क्वेश्चन है उसका मीनिंग अच्छे से इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको इसकी हैबिट हो जाए। कभी भी जब आप किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो पहले आपको उस क्वेश्चन का कंटेक्स्ट अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि पहले पहले सेंटेंस में हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है और बाद में हमने ये देखा कि आंसर करते वक्त हमें दो पार्ट्स में आंसर देना है। पहले पार्ट में हमें बताना है कि हमें किस बात से पता चलता है कि इस कहानी के जो पात्र है, जो लोग हैं, उन्हें उनकी जो लैंग्वेज है वो प्रीशियस महसूस होने लगी। और दूसरे पार्ट में हमें ये इसके ऊपर डिस्कशन करना है कि ऐसा क्यों हुआ। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हमें कहाँ से पता चलता है कि इस कहानी में जो कैरेक्टर्स है उन्हें उनकी जो भाषा है वो अचानक से प्रीशियस महसूस होने लगी। सबसे पहली चीज, जो हमारा लीड कैरेक्टर है, जो फर्स्ट पर्सन में जिससे हम बात कर रहे हैं, फ्रांस। तो फ्रांस, वो उसे अचानक से ऐसे महसूस हुआ कि अब उसे उसकी भाषा और सीखने को नहीं मिलेगी। जब वो कहता है कि मैं तो बस अभी मेरी भाषा सीख रहा हूँ, मुझे तो अब तक ठीक से लिखना भी नहीं आता, ठीक से पढ़ना भी नहीं आता, उसे ऐसा तब पता चलता है जब यम हेमल उन्हें कहते हैं कि ये उनका आखिरी लेसन है और इसके बाद उन्हें फ्रेंच सीखने का मौका नहीं मिलेगा। जो दूसरी चीज है वो तब जब उस गांव के या उस शहर के जो बुजुर्ग इंसान है, एक ब्लैक स्मिथ है और साथ ही साथ वहां के मेयर, तो ये जो लोग हैं ये भी उस आखिरी लेसन को अटेंड करने के लिए क्लास में आए हुए हैं, स्कूल में आए हुए हैं, जबकि ये बहुत ही उम्र दराज लोग हैं और इन्हें कोई जरूरत नहीं कि वो क्लास के अंदर आए। तो ये कहां से हमें, ये हमें क्या दिखाता है? ये हमें दिखाता है कि अचानक से, कल तक उन्हें कोई लेना देना नहीं था कि उनकी लैंग्वेज क्या है या लैंग्वेज के साथ क्या होगा, लेकिन आज जब उन्होंने टाउन हॉल में, टाउन सेंटर में, जब उन्होंने वहां पे जो भी जानकारी उन्हें पता चली कि कल से यहाँ के जो स्कूल है वहां पे जर्मन में पढ़ाया जाएगा और फ्रेंच डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, तो अचानक से वो लोग स्कूल में आ गए फ्रेंच सीखने के लिए। तो ये दो चीजें हैं। पहली चीज जो फ्रांस है उसका एक्सपीरियंस, दूसरा जो और लोग हैं बाकी के, उनसे हमें ये पता चलता है। और जो तीसरी चीज है, जो मिस्टर यम हैमर जो कि टीचर हैं, उनका भी अनुभव कुछ ऐसा ही रहा। जब वो कहते हैं कि प्रीवियसली मैंने कुछ नेग्लिजेंस दिखाया, मैंने फ्रांस को काम करने के लिए भेज दिया, मैंने जो पौधे हैं मेरे गार्डन के उन्हें पानी देने के लिए भेज दिया, या फिर कभी भी मैंने छोटी मोटी चीजें जैसे कि मुझे फिशिंग करना था तो मैंने हॉलीडे ले लिया और जल्दी बच्चों को घर भेज दिया। तो उसे उस बात के ऊपर उसे पछतावा महसूस होने लगा। तो ये पछतावा किस चीज के कारण हुआ? जब उसे महसूस हुआ कि वो जो लैंग्वेज है, जो फ्रेंच लैंग्वेज है, वो उनके लिए कितनी प्रीशियस है, कितनी महत्वपूर्ण है। जो सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, व्हाई डज दिस हैपन, अब ये क्यों हुआ, इसका आंसर एक सिंपल वर्ड में अगर आप जान लो तो इसका आंसर इस बात में है कि जब आपको सडनली ये पता चल जाता है कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो अचानक से गायब होने वाली है। बहुत सी चीजें हम अननोइंगली मान लेते हैं, नेचुरली हम मान लेते हैं, हमारा नेचुरल अधिकार मान लेते हैं। जैसे अभी मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं मान लेता हूँ कि हिंदी हमेशा मेरे साथ रहेगी, एक मेरे अस्तित्व का हिस्सा है। लेकिन अचानक से अगर मुझे कोई बोल देगा कि कल से आपको हिंदी में बात नहीं करनी, अगर आप हिंदी में बात करोगे तो आपको हो सकता है कोई बड़ी सजा मिल जाए या कोई पैसों के स्वरूप में आपको दंड मिल जाए, तो अचानक से मुझे ऐसे लगना लगेगा कि
ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज थी, लेकिन आज मुझे महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि ये मुझे नेचुरल लग रहा है। तो यही चीज इन सभी लोगों के साथ हुई। उन्हें पहले ये महसूस हो रहा था कि ये नेचुरल है, जो फ्रेंच सीखना या फ्रेंच भाषा में वार्तालाप करना, ये सब चीजें उन्हें नेचुरल राइट्स की तरह महसूस होने लगी थी। लेकिन अब जब उन्हें पता चला कि ये आखिरी लेसन है, तो उन्हें इसका इंपॉर्टेंस महसूस होने लगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रांस थिंक्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, व्हाट कुड दिस मीन। दोस्तों, जो फ्रांस है वो अपने मन ही मन सोच रहा है, जब उसने देखा कि जो पिजन है, जो कबूतर है क्लासरूम के अंदर के, तो वो गुटर गु कर रहे हैं, वो कू कर रहे हैं, तो उन्हें देख के उसने सोचा कि ये जो जर्मन लोग हैं, क्या ये इन पिजन्स को, इन कबूतरों को भी जर्मन लैंग्वेज के अंदर गाने के लिए मजबूर कर देंगे। व्हाट कुड दिस मीन, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है, सबसे पहले कुतूहल। कुतूहल, जो फ्रांस है वो छोटा बच्चा है, उसकी स्कूलिंग जस्ट अभी शुरू हुई है ऐसा हमें पता चल रहा है। तो उसके दृष्टि से देखा जाए तो जो गवर्नमेंट या सरकार, युद्ध और जीत हार, ये जो चीजें हैं, ये उसके लिए बहुत ही नई चीजें हैं। और ये उसके लिए पहली चीज है कि जब उसे पता चला कि अचानक से कोई सरकार उन्हें लैंग्वेज सीखने के लिए मजबूर कर सकता है, या उनकी जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो डिसकंटिन्यू कर सकता है, ऐसा भी कोई पावरफुल है। तो ये इसका जब उसे एहसास हुआ, तब उसके मन में नेचुरल से कुतूहल जागा कि क्या ये लोग, पिजन जो कबूतर है, उन्हें भी ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, when people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। दोस्तों, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कहा था कि ये जो कंसेप्ट है, ये इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट्स में से एक है। यहाँ पे एम हेमेल जब कहते हैं कि जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है, एनस्लेव किया जाता है, और जब तक, एज लॉन्ग एज, जब तक वो लोग उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो भाषा है, उन्हें होल्ड फास्ट करते, उन्हें वो संजो कर रखते हैं, तब तक उनके पास उनके प्रिजन की चाबी है। वो कह रहे हैं कि अगर आपको गुलाम बना दिया गया और अगर आपके पास आपकी भाषा की चाबी है, अगर आपके पास आपकी भाषा की ताकत है, तो इसका मतलब ऐसा है कि वो जो प्रिजन है उसकी चाबी आपके पास है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। जैसे दो देश थे 1817 के अंदर, एक था फ्रांस और दूसरा था प्रशिया। इन दोनों के बीच में वॉर हो गया, और ये जो कॉमन एरिया था बीच का, लॉरेन और दूसरा एक डिस्ट्रिक्ट, इनको इंस्लेव कर दिया गया, और ये अब पार्ट हो गया प्रशिया का, जर्मन का। तो अचानक से ये जो पहले लोग इस एरिया में रहते थे, ये लोग पहले महसूस किया करते थे कि वो फ्रेंच है, वो खुद को फ्रेंच बताया करते थे। उसका रीजन क्या था? कि वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन अचानक से एक दिन उन्हें कह दिया गया कि अब आप फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीखोगे, फ्रेंच लैंग्वेज अब डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी, अब आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जर्मन लैंग्वेज में आपको जो भी कम्युनिकेशन है वो करना पड़ेगा। तो ये जो चीजें हैं, ये हिस्टोरिकली आप सीख सकते हो। जैसे इंडिया में आप देखते हो, इंडिया के अंदर यूरोपियन आए, इंग्लिश लोग यहाँ पे आए, और उन्होंने इंडियन लोगों को उनकी लैंग्वेज सिखाई। ये सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ है, बल्कि हर एक देश में जो इंग्लिश कम्युनिटी है, जो इंग्लिश लोग थे, यूरोपियन लोग थे, उन्होंने वियतनाम को कॉन्कर किया, उन्होंने और भी कई सारे देशों को, जिनमें कि मैक्सिमम अफ्रीकन कंट्रीज है, वहां पे उन्होंने साम्राज्यवाद जमाया। 10th क्लास में आपने जो एक चैप्टर पढ़ा था, उसमें आपने देखा कि साउथ अफ्रीका के अंदर भी जो यूरोपियन लोग हैं, उनका शासन चला, अपार्थाइड का शासन चला। तो कहीं ना कहीं इसका जो बेसिस है वो लैंग्वेज है। उन्होंने वहाँ के जो लोग हैं उनको अपनी लैंग्वेज सिखाई, और उन्हें अपनी लैंग्वेज में बात करने के लिए मजबूर कर दिया। उनकी जो प्रीवियस कल्चर है उसको तोड़ने के लिए उन्होंने अपनी कल्चर की लैंग्वेज को उन्हें सिखाया। और ऐसा करने से जो दुश्मन टाइप के लोग थे, आपने भी देखा होगा, जो इंडिया में 1885 से पहले के जो लोग थे, तो वो लोग अंग्रेजों को दुश्मन नहीं मानते थे। वो लोग वहां पे स्वराज्य मांग रहे थे, ना कि संपूर्ण आजादी। तो ये चीजें क्यों संभव हो पाई? क्योंकि जिन लोगों ने इन्हें हराया था, उन लोगों ने अपनी भाषा उन्हें सिखा दी। तो यही चीज है, जब तक आपके पास आपकी भाषा का साथ है, तब तक आपके पास आजाद होने की चाबी आपके पास है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, व्हाट हैपेंस टू अ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन अ स्टेट, हाउ डू यू थिंक they can keep their language alive? For example, Punjabis in Bangalore, Tamilians in Mumbai, Kannadigas in Delhi,
गुजरात इज इन कोलकाता। दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल जिस तरह से एनसीईआरटी और सीबीएसई नए नए क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उस तरह से अगर आप देखोगे तो इस तरह के क्वेश्चन आने वाले समय में आप डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम्स में देख सकते हो। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जब कोई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया जो पंजाबी व्यक्ति है, अगर वो बेंगलोर में रह रहे हैं, उनकी छोटी सी कम्युनिटी अगर बेंगलोर में रह रही है, तो उनकी जो कम्युनिटी है उनके साथ क्या होता है। और दूसरा ये है कि क्या आपका क्या सोच है, यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पे आपकी ओपिनियन जरूरी है। आपकी ओपिनियन कब बनेगी, जब आपके पास नॉलेज होगा, इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये नॉलेज आप कहाँ से पा सकते हो, ये नॉलेज आप पा सकते हो ये प्रीवियस इस चैप्टर को भी अच्छे से अगर आप पढ़ लोगे तो भी आपका एक अच्छा ओपिनियन बन सकता है। साथ ही साथ अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो या हिस्ट्री आप अच्छे से पढ़ते हो तो वहां से भी आपको अच्छे से जानकारी मिल सकती है। तो हिस्ट्री में जब आप देखते हो तो आप देखोगे कि जैसे पंजाबीज इन बेंगलोर, पंजाबी व्यक्ति जब बेंगलोर में जा रहे हैं, वहां पे हो सकता है अपने बिजनेस के लिए जा रहे हैं, जो सब जानते हैं, या आमतौर पर जब हम देखते हैं जो पंजाबी व्यक्ति है वैसे तो काफी सारे अलग अलग बिजनेसेस करते हैं, लेकिन ढाबा या फिर जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस है इसकी वजह से उनकी कम्युनिटी लगभग देश के हर एक हिस्से में है। तो उनके साथ क्या होता है, उनके साथ आप देखते हो कि उन वो जिस एरिया में रह रहे हैं वहां पे वो अपने बच्चों को पंजाबी में नहीं सिखा सकते। अगर पंजाबी व्यक्ति पंजाब के अंदर रह रहा है तो उन्हें पता है कि पंजाब के अंदर जो स्कूल है वहां पे पंजाबी उनके बच्चों को सिखा सकते हैं। लेकिन जब वो दूसरे राज्य में रह रहे हैं तो वहां पे माइनॉरिटी है, तो ये कारण है कि जो कर्नाटक का सरकार है वो वहां पे पंजाबी वहां के स्कूल के करिकुलम में नहीं रखेगा। तो जो पहला और महत्वपूर्ण चेंज आ जाता है वो ये कि उनके बच्चों को वो स्कूल में पंजाबी नहीं पढ़ा सकते। अब जो लैंग्वेज पढ़ाना होता है क्यों जरूरी है, क्योंकि जो किसी भी भाषा का, यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं पंजाबी कम्युनिटी का, तो पंजाबी कम्युनिटी के लिए अगर वो बच्चे अच्छे से पंजाबी पढ़ना लिखना सीख गए तो उनके जो रिलीजियस टेक्स्ट है, हो सकता है गुरु ग्रंथ साहिब है या और भी उनके रिलीजियस टेक्स्ट हैं, तो वो उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वो उन्हें पढ़ सकते हैं और अपनी कम्युनिटी का और अच्छे से हिस्ट्री को जान सकते हैं, अपनी कम्युनिटी से अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं, जिससे कि उनके कल्चर को अच्छे से जान सकते हैं। और जब उन्हें अपनी भाषा का अच्छे से ज्ञान नहीं होगा तो ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। वो अपने जो कल्चरल नॉलेज है, जो उनका हेरिटेज है, अपनी जो संस्कृति है, उसका नॉलेज उन्हें अच्छे से नहीं मिल पाएगा। तो यही चीज ये बाकी सारी केसेस में ही होगा। जैसे तमिलियंस अगर मुंबई में आ गए तो सेम चीज होगी, कर्नाटिकास अगर दिल्ली में चले गए तो भी वही होगा, गुजराती कोलकाता में चले गए तो भी वही होगा। तो ये तो हुआ पहली चीज, एजुकेशन। दूसरी चीज एक बात आती है, जो सोसाइटी के अंदर आप जहाँ पे रहते हो उस सोसाइटी के अंदर कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज का आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जाहिर सी बात है पंजाबी व्यक्ति हिंदी बहुत अच्छे से बोल लेगा, हिंदी तक उनकी अच्छी पकड़ रहेगी, लेकिन बेंगलोर में जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है वो कन्नड़ है, तो वहाँ पे वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे और ना ही ये भाषा उनके लिए सीखने के लिए उतनी आसान होगी। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कन्नड़ मुश्किल है या हिंदी, इस तरह से मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप एक दूसरे प्रांत से अलग प्रांत में चले जाते हो तो नई भाषा सीखना उतना आसान नहीं होता, लेकिन भाषा आना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही रीजन है कि वहां पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, हो सकता है जॉब हो या फिर कोई बिजनेस करना हो, तो उसके लिए उन्हें काफी दिक्कतें आ सकती है। थर्ड क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस लैंग्वेज टू फार? डू यू नो व्हाट लिंग्विस्टिक चौविनिज्म मीन्स? तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है तो ये है कि अपनी जो भाषा है उसके ऊपर जो हमें गर्व होना चाहिए। आपको आपकी भाषा के ऊपर डेफिनेटली गर्व होने चाहिए, लेकिन क्या उसे टू फार ले जाना पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा डेफिनेटली हो सकता है। जैसे जर्मनी में ऐसा हुआ है। जर्मनी ऐसा देश है जहाँ पे और लैंग्वेज को उन्होंने ऑलमोस्ट कंप्लीटली बैन कर दिया था। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने देखा कि उनकी जो कम्युनिटी है, या फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले भी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले, जब जर्मनी के टुकड़े हो गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारने के बाद, तो उन्होंने देखा कि भाषा जो है वो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी महसूस होने लगी, और वो जो प्राइड है उसे एस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने बहुत से कदम उठाए। इसमें से एक था अपने अधिकारियों की मांग के लिए अलग अलग जो फोरम्स थे, जो अलग अलग जो राष्ट्र थे, अलग अलग देशों के जो ग्रुप थे, उनके अंदर मांग करना कि आपने जो अभी जर्मनी के टुकड़े कर दे उनसे आप एक करो, ऑस्ट्रिया को भी आप हमें वापस सुपुर्द करो। इस तरह की अलग अलग चीजें करना वो उन्होंने किया।
तो जो लिंग्विस्टिक चॉइनिज्म होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि भाषा के ऊपर आपको बहुत ज्यादा गर्व होना और दूसरी भाषाओं को आप इसकी वजह से निग्लेक्ट करना या अवहेलना करना। थर्ड, वर्किंग विद वर्ड्स, ये जो सेक्शन है ये काफी हद तक आप देख सकते हो कि ये जो बेसिक वर्ड्स है तो इसका रूट क्या है ये आपको जानना है। तो साथ ही साथ जो नेक्स्ट और पार्ट्स है इसके ऊपर आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो और इसके लिए कुछ स्पेशल डिस्कशन की जरूरत नहीं। उम्मीद करता हूं अब तक जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया है वो आपको अच्छे से समझ गए। अगर फिर भी आपके कोई नए क्वेश्चंस हो इस चैप्टर्स को लेकर तो आप डेफिनेटली कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।